हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम इसमें रीवा जिला डिस्कस करेंगे। रीवा संभाग, जो मध्य प्रदेश के संभाग हमने सारे डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, परीक्षा धाम बुक करके आप वहां जाके विजिट करके सारे लेक्चर्स दे सकते हैं। इस लेक्चर में मैं रीवा जिले को डिस्कस करूंगा और रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाले जितने भी जिले हैं और जो नए जिले का गठन रीवा से अलग करके किया गया है, वो सारा एक ही लेक्चर में धमाकेदार तरीके से डिस्कस करूंगा दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम कांडेलकर। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आएगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी किया करें। आइए शुरू करेंगे दोस्तों। तो रीवा के बारे में आपको जानकारी के लिए बताऊं दोस्तों, रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। मध्य प्रदेश का एक जिला है ना, जिला है जो रीवा को कभी कभी सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पहला सफेद शेर 1951 में राजा मार्तंड सिंह द्वारा, किसने खोजा था? राजा मार्तंड सिंह द्वारा गोविंदगढ़ के पास के जंगलों में खोजा गया था। इसीलिए इसको सफेद शेरों की भूमि पूरे भारत में प्रसिद्ध है दोस्तों, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सफेद शेर की भूमि रीवा को कहा जाता है। रीवा सतना वाले आजू बाजू के जो क्षेत्र है, जंगल है, उसको कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन आता है रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। अगर रीवा ऑप्शन नहीं देगा तो रीवा पन्ना का पठार ऑप्शन देगा, याद रखना है। रीवा पन्ना का पठार भी ऑप्शन नहीं दिया तो बघेलखंड का पठार ऑप्शन देगा, तो वो सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन दिया, रीवा पन्ने का और बघेलखंड का, तो रीवा पन्ना का सही हो जाएगा। और रीवा पन्ने का ऑप्शन नहीं दिया तो बघेलखंड का पठार सही हो जाएगा। सफेद शेरों की भूमि, इतना याद रखें, है ना। तो मैंने वही बता दिया, ये विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा है दोस्तों। आजाद हुआ, जब अपना भारत आजाद होने के बाद विंध्य प्रदेश बनाया गया था, तो विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी दोस्तों। विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी। 1956 तक के विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा रही है। और फिर 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो रीवा को जिला बना दिया गया मध्य प्रदेश का। आ गया समझ। यह अगला फैक्ट है, रीवा का प्राचीन नाम भादा था। भादा या भाया, कई जगह भाया लिखा हुआ है कुछ बुक में और कई जगह भादा लिखा हुआ है। तो रीवा का प्राचीन नाम भाया था। और कई जगह तो ये भी मिलता है दोस्तों कि रीवा का प्राचीन नाम, जो नर्मदा नदी का पुराना नाम, पौराणिक कथाओं में नर्मदा नदी का नाम रेवा था, उससे लिया गया। ऐसा भी कुछ जगह लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला फैक्ट है, रीवा बघेलखंड के शासकों की राजधानी रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। रीवा जो है बघेल राजाओं की राजधानी रहा है दोस्तों, राजधानी रहा है। 1618 में रीवा का राजा विक्रमादित्य ने बांधवगढ़ को अपनी राजधानी का दर्जा दिया था। तो रीवा का ही राजा था जिस विक्रमादित्य सिंह ने बांधवगढ़ को राजधानी का दर्जा खत्म करके रीवा को राजधानी बनाया था, है ना। रीवा को राजधानी किसने बनाया? तो रीवा का राजा विक्रम आदित्य सिंह ने राजधानी बनाया था, इतना याद रखना है बस। तब से लेके 1947 तक बघेल राजाओं की राजधानी रीवा ही था। बघेल राजाओं की राजधानी 1947 तक के रीवा ही था, इतना याद रखें। ये फैक्ट समझ में आ गया होगा। अगला फैक्ट है, तानसेन की बात कर लेते। तानसेन 1555 में अकबर के समकालीन राजा था। एक राजा रामचंद्र के दरबारी संगीतज्ञ थे दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तानसेन किसके दरबार में थे? तो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। तानसेन। फिर अकबर ने उनको यहां से प्राप्त किया था। अकबर को पसंद आ गया था, एक नंबर बजाता है करके, तो अकबर ने इसको वहां से प्राप्त किया और अपने दरबार में नवरत्नों में शामिल किया था। इतना याद रखना है बस, इतना याद रखना है। अकबर ने तानसेन को अपने दरबार के नवरत्न बनाया था। उसे मियाँ की उपाधि दी थी। लेकिन सबसे पहले रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में थे तानसेन, है ना। तानसेन ग्वालियर के आसपास वाले क्षेत्र में भी इनका नाम चलता था बहुत ज्यादा। और यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि तानसेन की प्रतिष्ठा से, उनकी प्रतिष्ठा बहुत थी, चर्चा में थी, हाँ। तो मुगल बादशाह अकबर का ध्यान आकर्षित हुआ, एक नंबर आदमी है ये करके, तो इसने राजा रामचंद्र के पास दूत भेजकर तानसेन को मुगल दरबार में संगीतकार में शामिल किया और अपने 9 रत्नों में से एक बनाया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछेगा, तानसेन जो है, तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था दोस्तों। तानसेन की समाधि भी ग्वालियर में है, याद रखना है
है ना। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। क्या बजाते थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। क्वेश्चन आएगा तानसेन पहले किसके दरबार में? तो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से अकबर ने उन्हें प्राप्त किया था। ये ऐसा याद रखना है। क्वेश्चन जो भी आएगा समझ में आ गया, है ना। रीवा का एक क्या नाम है? ये रीवा का प्योंथर नामक जगह है दोस्तों। रीवा का एक प्योंथर, इसको इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं TEON, त्योंथर, TEONTHAR, त्योंथर। तो ये रीवा जिले में स्थित एक नगर है ना, जो तमसा नदी के किनारे बसा हुआ है। तमसा नदी के किनारे बसा हुआ है जंगल में। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण केंद्र है दोस्तों, एक भवन है, महत्वपूर्ण राजा महाराजाओं के टाइम का पुरातात्विक स्थल खोजा गया है और बना हुआ है ना। तो बेन वंशी राजाओं की कहानी मिलती है यहाँ से, और उन्होंने वहाँ पे मूर्तियाँ और उसके आसपास भवन ये वो देखने को मिलते हैं। पुरातात्विक स्थल है, याद रखना है। क्या है? प्योंथर या त्योंथर कहाँ है पूछेगा, ऐसा आ सकता है। पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो रीवा में है, इतना याद रखना है अपने को। शॉर्टकट में काम बताऊं। देऊर, DEUR, दूअर, ऐसा ही पढ़ते हैं इसको, दूअर, देउर। हिंदी में ऐसा लिखा है, इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं DEWR, है ना, DEWR। तो ये भी रीवा में स्थित पुरातात्विक स्थल है। रीवा का स्थित पुरातात्विक स्थल है जो अपने बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है, 1982 में थोड़ा सा बाहर आया, यानी फेमस हुआ, खोज हुई इसकी। और सम्राट अशोक के शासनकाल का 3री शताब्दी के ईसा पूर्व में बनाया गया अशोक कालीन स्तूप मिलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आ सकता है सीधे। देऊर कोठार स्तूप कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। देऊर कोठार स्तूप अशोककालीन स्तूप है रीवा में, इतना याद रखें दोस्तों, है ना। रीवा जिले मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका नाम है बहुटी जलप्रपात, सेलर नदी पर है दोस्तों, याद रखना है। बहुटी जलप्रपात कहाँ पर है? सेलर नदी पर है ना। बहुटी जलप्रपात कहाँ पर है? सेलर नदी पर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, सेलर नदी पर है ना। देखो, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुटी जलप्रपात, सेलर नदी पर है दोस्तों। सेलर नदी आगे जाके बीहड़ नदी में मिलती है, और बीहड़ नदी आगे जाके टोम्स नदी में मिल जाती है, ऐसा है ना। तो अपन बोल सकते हैं सेलर नदी किसकी सहायक नदी है? टोम्स नदी की सहायक नदी है सेलर नदी। और उसके बाद यहीं पे रीवा में ही एक बीहड़ नदी है दोस्तों। बीहड़ नदी पर भी एक और जलप्रपात है जिसका नाम है चचई जलप्रपात। बीहड़ नदी पर भी एक और जलप्रपात है जिसका नाम है चचई जलप्रपात। तो याद रखना है ना। ये वाला सबसे ऊंचा जलप्रपात इसलिए है क्योंकि इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो बहुटी जलप्रपात सेलर नदी पर है। और चचई जलप्रपात, उसको पहले अपन सबसे ऊंचा जलप्रपात मानते थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये बहुत ऊंचा है, तो इसको दर्जा दे दिया गया है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुटी जलप्रपात सेलर नदी पर। एक और जलप्रपात है रीवा में जिसका नाम है चचई जलप्रपात, जो बीहड़ नदी पर है। चचई जलप्रपात जो बीहड़ नदी पर है, इतना याद रखें, बस इतना याद रखें। ये बुक है मेरे पास परीक्षा दाम की, उसी को यहाँ PDF बना के मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने का प्रयास और कोशिश कर रहा हूँ। एक और यहाँ कुछ लिखा हुआ है, देखिए, मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य जिसका नाम है बसामन मामा प्रस्तावित है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, एशिया का पहला गौ अभ्यारण्य आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील में बनाया गया था। आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील में बनाया गया था 2017 में। उसके बाद मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य बनाया गया, गौ अभ्यारण्य, जिसका नाम रख दिया गया बसामन मामा गौ अभ्यारण्य। ये रीवा में बनाया गया, याद रखना है। रीवा में बनाया गया, याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। ये गौ अभ्यारण्य बनाने का उद्देश्य ये था दोस्तों, जो गाय दर दर भटकते रहती है, उन्हें रहने खाने के लिए उचित स्थान नहीं मिल पाता, है ना। तो ऐसा सोच समझ के ये गौ अभ्यारण्य, गौ माता के लिए एक अभ्यारण्य का निर्माण किया गया कि गौ माता वहां अच्छे से रह सके, खाना पीना उसका हो सके, उसकी सेवा हो सके, इसलिए गौ अभ्यारण्य शिवराज मामा ने बनवाया था दोस्तों। शिवराज सरकार ने बनाया था, और कई जगह मुमकिन नहीं हो पाया है, प्रस्तावित है ये वो, ऐसा बताया गया है ना। ये बसामन मामा के नाम पे रखा गया है दोस्तों। बसामन मामा कौन थे, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, बसामन मामा की पुण्यतिथि में स्थापना की गई थी इसकी बनाएंगे करके। और बसामन मामा जो थे एक प्रकार के, कौन तो थे, याद नहीं आ रहा है। बसामन मामा, रीवा के बसामन मामा, रीवा का एक इंसान था जिसका नाम था बसामन मामा।
बसामन मामा एक वृक्ष के लिए कुर्बानी देने वाले एक अद्भुत इंसान थे। वृक्ष के लिए कुर्बानी देने वाले एक अद्भुत इंसान थे, इसलिए रीवा के लोग आज भी उसकी पूजा करते हैं, बसामन मामा की। बसामन मामा की यहाँ के लोग का मानना है कि बसामन मामा आज भी लोगों की रक्षा कर रहे हैं, आज भी लोगों की रक्षा कर रहे हैं। कहाँ के? रीवा के लोगों का मानना है। वहाँ पे उसकी पूजा जाता है। उसको बसामन मामा को पशुओं का रक्षक या वृक्षों का रक्षक के रूप में भी जाना जाता है, इतना याद रखें। अगला फैक्ट क्या है? सफेद शेरों की भूमि रीवा को कहा जाता है। मैंने शुरू में आपको बताया था सफेद शेर के बारे में दोस्तों। सफेद शेर, पहला सफेद शेर कब देखा गया, क्या खोजा गया, सब बता दिया था मैंने, है ना। पहला सफेद शेर यहाँ पे 1951 में राजा मार्तंड सिंह द्वारा गोविंदगढ़ के पास के जंगलों में खोजा गया था। गोविंदगढ़ के पास के जंगलों में खोजा गया था और सफेद शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है रीवा। रीवा बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। रीवा को सफेद शेर जिसका नाम मोहन रखा गया था दोस्तों, मोहन रखा गया था। यहाँ पे सफेद शेर का नाम मोहन रखा गया था, ये भी याद रखना है, मोहन। और मोहन के नाम पर ही डाक टिकट भी जारी की गई थी 1900 सन याद नहीं आ रहा है अभी। मोहन के नाम पर ही डाक टिकट जारी की गई थी, मोहन के नाम पर ही डाक टिकट जारी की गई थी, इतना याद रखना है, मोहन के नाम पर ही डाक टिकट जारी की गई थी। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला, यानी ग्रामीण आबादी को हम बोल सकते हैं ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूछेगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला अगर पूछता है तो वो है डिंडोरी दोस्तों। प्रतिशत वाला जिला पूछेगा तो डिंडोरी। ये आबादी यानी जनसंख्या की बात हो रही है सिर्फ, है ना। तो अगर क्वेश्चन आएगा याद रखना है तो सिर्फ यही लगाना है अपने को, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूछेगा। ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण गांव में ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है तो रीवा में है, देखो यही लिखा है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला यानी जनसंख्या वाला जिला रीवा। और प्रतिशत में पूछा, प्रतिशत में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला वो है डिंडोरी, वो है डिंडोरी। गड़बड़ नहीं करना है, समझ जाओ बस। रीवा शहर बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है। बिछिया नदी के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, बुंदेलखंड की एक प्रकार की नदी है ये बिछिया, और काफी प्रदूषित हो चुकी है। और बिछिया नदी आगे जाके टोम्स नदी में मिलती है दोस्तों। टोम्स या तमसा नदी की सहायक नदी, टोम्स नदी को ही तमसा नदी कहा जाता है, उसकी सहायक नदी है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। रीवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बिछिया नदी के किनारे, याद रखना है। आम अनुसंधान केंद्र की बात करें अपन तो आम अनुसंधान केंद्र रीवा के गोविंदगढ़ में बनाया गया दोस्तों। रीवा के गोविंदगढ़ में फल अनुसंधान या आम अनुसंधान केंद्र, जहां पे 237 किस्मों का अनुसंधान किया जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रीवा में। सुंदरजा प्रसिद्ध आम की प्रजाति है, रीवा जिले में पाई जाती है। सुंदरजा क्या है अगर क्वेश्चन आता है? सुंदरजा आम की वैरायटी है एक प्रकार की, जो रीवा के महाराज रघुराज सिंह ने 1885 में खोजा था और उसके कई एकड़ों में लगाया था, 8 एकड़ में लगवाया था वही आम को, सुंदरजा को। और फिर उस क्षेत्र से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। सुंदरजा आम की प्रजाति से जीआई टैग भी मिला है दोस्तों। जीआई 2023 में से जीआई टैग से भी सम्मानित किया जा चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आम की प्रजाति सुंदरजा कहाँ पाई जाती है? रीवा में, इतना याद रखना है, काम खत्म। सुपारी के खिलौने बनते हैं दोस्तों यहाँ पे। सुपारी आपको जानकर पता होगा ना, सुपारी सदियों से पूजा सामग्री यानी पूजा में उपयोग की जाती है, खाने में भी उपयोग की जाती है, पान वान में खाते हैं उसको। लेकिन सुपारी के खिलौने ही बनते हैं, और कहाँ बनते हैं? तो यही बनते हैं रीवा में। सुपारी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सुपारी के खिलौने के लिए रीवा विशेष प्रसिद्ध है, याद रखना है। क्वेश्चन आता है सुपारी के खिलौने का बनते हैं। रीवा के गुड़ तहसील में 750 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। सौर्य परियोजना, है ना। तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा के गुड़ तहसील में 1590 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों। पार्क टाइप का है, फैला हुआ है। और इसका स्थापना जुलाई 2018 में 750 मेगावाट, ये याद रखना है, 750 मेगावाट क्षमता के साथ चालू किया गया है ना, चालू किया गया है। परियोजना का क्रियान्वयन यहाँ की एजेंसी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और ऊर्जा निगम के बीच संयुक्त उद्यम के तहत यहाँ पे बनाई जा रही है दोस्तों। सोलर वाला है, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और इसकी जब बिजली बनेगी तो दिल्ली मेट्रो को भी देंगे बोले हैं, है ना, दिल्ली मेट्रो को भी दी जाएगी, इसकी बनेगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रीवा के गुड़ तहसील में बना हुआ है, याद रखना है, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है।
बस बस ऐसी क्वेश्चन आता है। रीवा की गुड़ तहसील में है ना सोलर प्लांट बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट कहाँ है, रीवा में, ऐसा पूछेगा। अगला फैक्ट है, यहाँ महामृत्युंजय का मेला लगता है दोस्तों। आपको जानकारी बता दूं, रीवा में महामृत्युंजय का मंदिर स्थित है। महामृत्युंजय का मंदिर स्थित है, जो बसंत पंचमी और शिवरात्रि में मेला लगता है। यहाँ पे बसंत पंचमी और शिवरात्रि में मेला लगता है, बसंत पंचमी में मेला लगता है। देव तालाब एक प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है वहाँ पे, भैरवनाथ का मंदिर है वहाँ पे, और वहीं पे एक महामृत्युंजय मंदिर है दोस्तों, वहीं पे मेला लगता है। बहुत ही जबरदस्त मेला लगता है। अपन तो गए नहीं है लेकिन पढ़े हैं बस, है ना। तो बसंत पंचमी के टाइम पे लगता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है। याद रखना है, ऑप्शन में उज्जैन भी देता है लेकिन उज्जैन नहीं लगाना है, रीवा में लगता है। मंदिर यही है क्योंकि महामृत्युंजय का मंदिर रीवा में है और मेला भी वहीं लगता है। अगला है, रीवा के अन्य दर्शनीय स्थल देखेंगे, गोविंदगढ़ तालाब है दोस्तों। यहाँ पे गोविंदगढ़ तालाब, वहाँ पे एक गोविंदगढ़ का किला ही बना हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, याद रखना है। प्रमुख जलप्रपात, चची जलप्रपात बीहड़ नदी पर है। यहाँ पे केवटी जलप्रपात भी है रीवा में, पियावन जलप्रपात भी है और पूर्वा जलप्रपात भी है। इतने सारे जलप्रपात है दोस्तों, याद रखना है। चची जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, पियावन जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात, ये सब जलप्रपात रीवा में है, गड़बड़ नहीं करना है ना। वेंकट भवन, वेंकट महाराजा वेंकट रमन सिंह ने बनवाया था ये भवन। वेंकट रमन सिंह, वेंकट रमन सिंह एक राजा हुआ है रीवा क्षेत्र का, रीवा रियासत का एक राजा था जिसका नाम था वेंकट रमन सिंह। उसने ये भवन बनवाया था खुद के लिए, तो भवन आज भी है। तो वेंकट भवन कहाँ है पूछेगा, रीवा में, याद रखना है। वेंकट भवन कहाँ है, रीवा में, इतना याद रखें, काम खत्म। वेंकट भवन कहाँ है, रीवा में। राज कपूर कृष्णा ऑडिटोरियम कला केंद्र कहाँ स्थित है, राज कपूर के नाम पे रखा गया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, राज कपूर और यहाँ शादी हुई थी राज कपूर की दोस्तों। यहाँ पे बहुत जबरदस्त ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम यानी क्या होता है, ऑडिटोरियम यानी एक प्रकार का सभा भवन बना हुआ है, जबरदस्त भवन बना हुआ है। तो उसी के नाम पे रख दिया गया। राज कपूर फेमस था उस टाइम पे, उसी के नाम पे राज कपूर कृष्णा ऑडिटोरियम कला केंद्र रीवा में स्थापित कर दिया गया है। एक नंबर वहाँ पे आजकल मैरिजें होती है बहुत सारी, यानी शादियाँ होती है, शादी हॉल टाइप का बन गया है ना। तो वेडिंग सीजन में शादियों की बाहर आती है और यहाँ पे जबरदस्त भीड़ रहती है। रीवा के राजा राज कपूर ऑडिटोरियम में शादी समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। लेकिन अपने को तो इतना सारी चीजें नहीं पूछने वाला है, मैं तुमको ज्यादा चीज इसलिए बताता हूँ कि याद रखने में आसानी जाए। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछेगा, राज कपूर कृष्णा ऑडिटोरियम कला केंद्र कहाँ है, रीवा में है, बोलना है और खत्म, आगे बढ़ना है ना। आगे बात करते हैं, और कहाँ गया ये, मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में है। कई दिन से क्वेश्चन आता है, पहले भी आता था। मध्य प्रदेश का सैनिक स्कूल कहाँ है, रीवा में। मध्य प्रदेश का सैनिक स्कूल कहाँ है, रीवा में। कई साल से आते रहता है क्वेश्चन, है ना। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये रीवा का जो सैनिक स्कूल है, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1962 को की गई थी। इसके 57 साल बाद मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल भिंड जिले में खोला गया दोस्तों। भिंड, भिंड याद रखना, मध्य प्रदेश में 2 सैनिक स्कूल है, एक रीवा में और दूसरा भिंड में। पहला मध्य प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल पूछेगा तो रीवा में, दूसरा पूछेगा तो भिंड में। दूसरा भिंड में खुला है ना, दूसरा भिंड में खुला है, अभी अभी खुला है, बस 2-4 साल पहले। तो भिंड में पहला सैनिक स्कूल रीवा, दूसरा भिंड। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है दोस्तों। यहाँ पे यूनिवर्सिटी रीवा में स्थित एक विश्वविद्यालय, इसका नाम कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के नाम पे रखा गया है। जो कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के नाम पे रखा गया है, जो 1857 नहीं, स्वतंत्रता सेनानी थे ना, अवधेश प्रताप सिंह स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। बस इतना याद रखना है। यही पूछेगा, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है, रीवा में। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज दोस्तों, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, तो श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में है। ये अस्पताल भी है वहाँ पे, एक प्रकार का मेडिकल कॉलेज है, उसके पीछे ही अस्पताल बना हुआ है बेहतरीन। और ये कौन थे, किनके नाम पे रखा गया, तो श्याम शाह मेडिकल कॉलेज जो है 1857 की क्रांति के विद्रोह में श्याम शाह सिंह का नाम बहुत ही जबरदस्त रहा है, जबरदस्त लड़ाई करी उन्होंने, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है यहाँ पे श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में। 2 चीज याद रखना है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, श्याम शाह कॉलेज ये रीवा। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार। ठाकुर रणमत सिंह 1857 के आंदोलन में जबरदस्त नाम है इनका, आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। विंध्य के क्षेत्र में आंदोलन का जिक्र जब भी आता है तो इनका नाम जरूर आता है, ठाकुर रणमत सिंह के नाम से जाना जाता है। तो ठाकुर रणमत सिंह कौन थे, 1857 के आंदोलन में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे, उन्हीं के नाम पे। ये ठाकुर रणमत सिंह का जन्म सतना में हुआ था,
17 में हुआ था दोस्तों। इनके नाम पे स्टेडियम या रीवा में बनाया गया, याद रखना है। ठाकुर रणमत सिंह स्वतंत्रता सेनानी 1857 क्रांति के टाइम पे अंग्रेजों के चक्के छुड़ा दिए थे, उन्हीं के नाम पे स्टेडियम का नाम रखा गया ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में। अगला फैक्ट है रीवा के प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति देखेंगे। श्रीनिवास तिवारी का हाल ही में निधन हो गया, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं श्रीनिवास तिवारी कौन थे, तो वही थे, क्या नाम है इनका, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, अपने विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं 1999 से लेकर 2003 तक के अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक जबरदस्त नेता थे ये भी, तो इनका निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था रीवा में, इनका जन्म हुआ था रीवा में। श्रीनिवास तिवारी विधानसभा के अध्यक्ष रहे 99 से लेकर 2003 तक के, इनका हाल ही में हो गया निधन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कहाँ के थे जन्म के। तो रीवा से इतनी काम की इंफॉर्मेशन दिया मैंने। रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं, रीवा से अलग होकर ही मऊगंज नया जिला बनाया गया दोस्तों। अब मऊगंज जिला को भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि रीवा से ही तो अलग हुआ है। तो मऊगंज जिला मध्य प्रदेश का एक जिला बना है, जो इसका प्रशासनिक मुख्यालय मऊगंज में रखा गया है। यह जिला 15 अगस्त 2023 को मौजूदा रीवा जिले से अलग करके बनाया गया है। कब बनाया गया? 15 अगस्त 2023 को। यहाँ 13 अगस्त लिखा है दोस्तों, तो इसकी सूचना अधिसूचना 13 अगस्त को जारी की गई थी और गठन 15 अगस्त को कर दिया गया। तो 15 अगस्त 2023 को मौजूदा रीवा जिले से अलग करके बनाया गया है। जिले की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री उस टाइम पे कौन थे? शिवराज सिंह चौहान ने करी थी दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने करी थी। तो इतना याद रखना है। उसके अलावा यहाँ से क्या क्या याद रखना है तो आगे मैं बताऊंगा। तो देखो, इसका अधिसूचना 15 अगस्त या 13 अगस्त आ सकता है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। क्या नाम है उसका? मध्य प्रदेश का 53वां जिला है, मध्य प्रदेश का 53वां जिला, जिसका नाम है मऊगंज। ये इसकी तारीख याद रखना है। और ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला है दोस्तों। 52वां जिला निवाड़ी था। निवाड़ी के बाद 2018 में निवाड़ी का गठन हुआ था। तो 2018 के बाद 2023 में गठन हुआ इसका, जिसका नाम है मऊगंज, रीवा जिले से अलग करके बनाया गया है। इसका ऐतिहासिक देखें अपन काम का कुछ, तो 11वीं शताब्दी में मऊगंज को मऊराज के नाम से जाना जाता था। 11वीं शताब्दी में मऊगंज एक कस्बा हुआ करता था जिसे मऊराज के नाम से जाना जाता था। राजपूत वंश, यहाँ पे एक राजपूत वंश हुआ है जो सेगर। तो बघेल शासकों से पहले यहाँ पे मऊगंज में सेगर राजाओं का शासन था, जो जलोन क्षेत्र से आए थे। जो कहाँ से आए थे? जलोन क्षेत्र से आके इस क्षेत्र में बसे थे। तो बघेल शासकों के पहले यहाँ पे सेगर राजाओं का शासन था, जो जलोन क्षेत्र से आकर बसे थे। इतना याद रखना है। सेगर राजाओं ने मऊगंज, मनगांव और नई गढ़ी के किले का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे नई गढ़ी नाम का एक किला है। नई गढ़ी का किला कहाँ है पूछा जा सकता है, तो मऊगंज में है। नई गढ़ी का किला है। 3 किले हैं, तो ये मऊगंज और मनगांव, ये 2 छोटे किले हैं, और एक नई गढ़ी का किला है। नया किला बोलते हैं, नई गढ़ी का मतलब नया किले का निर्माण करवाया था, है ना। तो सेगर राजाओं ने करवाया था। इस क्षेत्र में 3 किले देखने को मिलते हैं। उसके अलावा देखेंगे मऊगंज जिले का गठन, नहीं, मऊगंज जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो 1866.88 वर्ग किलोमीटर है। 0.88 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, है ना। यहाँ की कुल जनसंख्या देखेंगे तो 6,16,645 है ना, 45 है। तो वो तो जनसंख्या तो नहीं आएगी, लेकिन क्षेत्रफल याद रखना है। 1866.88 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है इस जिले का। मऊगंज जिले का गठन रीवा जिले से अलग करके किया गया था, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मऊगंज जिले में हनुमना, नईगढ़ी और मऊगंज तहसील शामिल है। 3 ही तहसील शामिल है अभी वर्तमान में, जिसका नाम है हनुमना, नईगढ़ी और मऊगंज तहसील शामिल है। हनुमना, नईगढ़ी और मऊगंज तहसील शामिल है। मऊगंज की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है, इतना याद रखना है। मऊगंज की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। और मऊगंज में 2 विधानसभाएं क्षेत्र है, एक मऊगंज और देवतालाब। 2 सीटें लोकसभा की क्षेत्र के अंतर्गत आती है ना। 2 सीटें लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और वर्तमान में तो यहाँ पे दो विधानसभा सीटें हैं। एक का नाम है मऊगंज और दूसरा देवतालाब यहाँ का है, याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे मलमास का एक मेला लगता है देवतालाब के शिव मंदिर के। प्रतिवर्ष अगस्त माह में मलमास का मेला आयोजन किया जाता है देवतालाब में, है ना। तो मलमास का मेला कहाँ लगेगा? मऊगंज में, ये पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात अब मऊगंज जिले में आ गया। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या था? बहुटी जलप्रपात, जो सेलर नदी पे है, वो मऊगंज में आ गया, मऊगंज में आ गया। इसीलिए इसको जलप्रपातों की नगरी का कई सारे जलप्रपात यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि चचई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, पियावन जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात। इसलिए इसको मऊगंज को जलप्रपात की नगरी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा मऊगंज जिले की प्रमुख व्यंजन देखेंगे तो एक रसाज की कढ़ी है, जो दाल की बनती है ना, चना दाल की बनती है। रसाज की कढ़ी जो काफ़ी यहाँ पे पसंद करते हैं। और इधर एक यहाँ की प्रमुख व्यंजक है दोस्तों, जो खाने में यूज़ किया जाता है। तो रसाज की कढ़ी और
इधर हर याद रखना है। मऊगंज जिले के पहले कलेक्टर, अब जिले का गठन किया गया तो पहले कलेक्टर तो बनेंगे, तो मऊगंज जिले के पहले कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को बनाया गया था, अजय श्रीवास्तव को बनाया गया था, याद रखना है। तो समझ में आ गया, बहुत छोटा सा लेक्चर था जो रीवा के साथ साथ मैंने बताने की कोशिश किया। तो मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला है, कभी पूछा 53वां जिला है, और रीवा संभाग का 5वां जिला बना है दोस्तों। रीवा संभाग में पहले 4 जिले आते थे, इसको मिला के 5वां जिला बन गया है, यानी 5वां जिला बना है, 5वां जिला बना है, जो रीवा जिले से 2023 में अलग करके अस्तित्व में आया है, जिसका क्षेत्रफल 1866.88 वर्ग किलोमीटर है। यह क्रमशः दक्षिण और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्जापुर से घिरा हुआ है। दक्षिण पश्चिम में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्जापुर से घिरा हुआ है। मऊगंज जिले लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, 1 लोकसभा सीट और विधानसभा की 2 सीटें हैं यहाँ पे, मऊगंज और देवतालाब, और 3 तहसील बनाई गई है, मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी, 3 तहसील को मिला के बनाया गया है, 3 तहसील को मिला के बनाया गया है। मऊगंज जिला अपनी धार्मिक संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता और झरनों के लिए प्रसिद्ध है, यह समृद्ध है, इतना याद रखें बस। आगे चलते हैं। अब रीवा हमने डिस्कस कर लिए, रीवा से ही अलग हुआ मऊगंज, उसको भी हमने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं सीधी जिले की दोस्तों, सीधी को भी इसी लेक्चर में फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है ये, है ना, मध्य प्रदेश का मैप देखना, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है, ऐतिहासिक स्थान है एक प्रकार का। सीधी में प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व रहा है। सोन नदी इस जिले की महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, सोन नदी के बारे में आगे पढ़ेंगे, इस जिले की महत्वपूर्ण नदी है, प्राकृतिक संपदा से भरपूर जिला है ये। और इसी जिले से अलग करके सिंगरौली का गठन किया गया था 24 मई 2008 को, सीधी से अलग करके, जो हम अभी पढ़ेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कई सारी चीजें हैं यहाँ पे, कोयला बड़ा क्षेत्र भी है, और तो देख लेते हैं सब साथों साथ जो जो चीजें हैं। तो रीवा यानी सीधी रीवा रियासत का भाग था, ये फैक्ट समझ में आ गया। सीधी जो था वो रीवा रियासत का भाग था। अगला है, सीधी जिले की घोगरा गांव में बीरबल की जन्मस्थली कहते हैं दोस्तों। तो बीरबल का जन्मस्थली घोगरा गांव, ये घोगरा गांव कहाँ पे आता है, सीधी स्थली, सीधी में आता है दोस्तों। तो ऐसा माना जाता है कि गांव घोगरा में अकबर का जो नवरत्न था बीरबल का जन्म हुआ था दोस्तों, बीरबल का जन्म हुआ था, बीरबल का जन्म हुआ था। बीरबल का वास्तविक नाम पूछा जाता है, बीरबल का वास्तविक नाम पूछा जाता है महेश दास, महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, महेश दास था। और बीरबल जो था अकबर के 9 रत्नों में से एक था, और उसका वास्तविक नाम महेश दास, और उसका जन्म सीधी में हुआ था, सीधी के घोगरा गांव में, घोगरा गांव में। अगला फैक्ट है, सीधी में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत दरी यानी गलीचा को चुना गया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक जिला एक उत्पाद योजना में सीधी जिले की पारंपरिक पंजा दरिया भी बोलते हैं उसको, पंजा दरी भी बोलते हैं, पंजा दरी और कालीन, कालीन का मतलब होता है गलीचा जो बिछाने वाला होता है। कालीन और गलीचा की देश विदेश में डिमांड है दोस्तों, देश में और विदेश में भी डिमांड है। एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है, इसको एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। सीधी जिला पारंपरिक पंजा दरिया और कालीन यहाँ के बुनकरों के द्वारा बनाया जाता है, यहाँ के जो बुनकर हैं बुनकरों के द्वारा बनाया जाता है। सुंदर डिजाइन, अच्छे रंग और अच्छे वस्त्र, 50 से अधिक वर्षों का यहाँ पे चल रहा है, कई सालों से यहाँ पे काम चल रहा है। दरिया और कालीन गुणवत्ता और सुंदरता की पहचान इस जिले से प्रसिद्ध है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तकला मेले के माध्यम से जिले के उत्पाद में प्रसिद्ध हो गया ये, और इसको शामिल किया गया है। तो डायरेक्ट याद रखना, ये क्या, पंजा दरी और कालीन देश विदेश में डिमांड है। तो ये एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सीधी जिले की दरी या गलीचा को शामिल किया गया, इतना याद रखना है। अगला है, सीधी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से सीमा साझा करता है। तो मैप देखना आप, है ना, सीधी जिला जो है छत्तीसगढ़ से स्पर्श करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के भी कोरिया जिले से स्पर्श करता है, याद रखना ये फैक्ट। सीधी जिले से प्रभावित नदियां की बात करेंगे तो गोपद नदी दोस्तों है। गोपद नदी के बारे में बता दूं, गोपद नदी जो है, ये गोपद नदी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, जो सोन नदी में जाके मिल जाती है। सोन नदी की उपनदी या सहायक नदी बोल सकते हैं अपन। गोपद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। बात करेंगे सोन नदी की, तो सोन नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से उत्पन्न होती है, निकलती है, और विंध्याचल पहाड़ी से होती हुई ये आगे जाती है, उत्तर की ओर बहती है। उत्तर की ओर बहने के बाद ये सोनभद्र जिले ने सोनभद्र शिला के नाम से जानी जाती है। उधर आगे जाके सोनभद्र शिला
के नाम से जानी जाती है और यमुना में मिल जाती है दोस्तों। सॉरी, यमुना में नहीं, गंगा नदी की उपनदी है। गंगा नदी में दक्षिण की ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी उपनदी है। तो सोन नदी मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो डायरेक्ट जाके गंगा में मिलती है, डायरेक्ट जाके गंगा में मिलती है, इतना याद रखना है, सोन नदी। अगला है महान नदी। महान नदी के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, महान नदी यहीं पे एक सिंचाई परियोजना है महान नदी में, उसका नाम है गुलाब सागर परियोजना। गुलाब सागर वृहद सिंचाई परियोजना, ये महान नदी पे है दोस्तों। गुलाब सागर वृहद सिंचाई परियोजना ये महान नदी पे है, सीधी जिले में है दोस्तों, है ना, सीधी जिले में है, याद रखना है दोस्तों, कभी कभी पूछा जा सकता है। महान नदी एक गुलाब सागर वृहद सिंचाई परियोजना महान नदी पर है, सीधी में। उसके बाद बात करेंगे अपन बनास नदी की। एक बनास नदी उधर भी बहती है दोस्तों का, राजस्थान में बहती है, उसका भी नाम बनास है। और एक नदी यहाँ पे है, ये भी बहती है ना, ये भी बहती है, याद रखना है ना। तो ये सीधी जिले में भी बनास नदी बहती है और बनास नदी आगे जाके सोन नदी में मिलती है। बनास नदी जो है आगे जाके कहाँ मिलती है, बनास नदी आगे जाके सोन नदी में मिल जाती है, सोन नदी में मिलती है ये भी नदी, है ना। बनास नदी की सहायक नदी, देखो बनास नदी आगे जाके मिलती है, बनास नदी आगे जाके मिलती है महान नदी पर, महान नदी आगे जाके मिलती है सोन नदी, ऐसा है, समझ में आ गया, ऐसा है। अगला फैक्ट है संजय डूबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। संजय डूबरी राष्ट्रीय उद्यान, या उसका नाम है संजय गांधी नेशनल, गांधी नहीं है सॉरी, संजय, सिर्फ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तो मुंबई में है, इसका नाम है सिर्फ संजय, गांधी नहीं लगा हुआ है, संजय है। संजय डूबरी राष्ट्रीय उद्यान ये सीधी में है। और इसी का एक और नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है, जो छत्तीसगढ़ में इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ये सीधी जिले और छत्तीसगढ़ जिले की सीमा पर स्थित है। सीधी सिंगरौली और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में इसका नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है दोस्तों, है ना। और ये जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, उसके पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यही था, लेकिन गठन होने के बाद इसका काम खत्म हो गया, है ना। और संजय डूबरी टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व में शामिल है, इसका नाम है संजय डूबरी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। बाघ बहुत सारे देखने को मिलते हैं, बस खत्म, इतना क्वेश्चन अपने को आएगा। संजय डूबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सीधी में। इसका पुराना नाम डूबरी राष्ट्रीय उद्यान था, डूबरी ना, डूबरी, इतना याद रखें। अगला है बगदरा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको बोलते हैं बगदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बगदरा वन्य जीव अभ्यारण्य और है, यहाँ पे सब आजू बाजू के क्षेत्र से देखने आते हैं, टाइगर भी देखने को मिलते हैं, है ना। बगदरा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा सीधी में। सोन घड़ियाल केंद्र, तो दोस्तों यहाँ पे सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सोन नदी के किनारे सीधी जिले में स्थित है, सोन नदी के किनारे सीधी जिले में स्थित है। यहाँ घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है, इसलिए घड़ियालों नाम रखें इसका, घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है, इतना याद रखना है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य केंद्र कहाँ पर है, सीधी शहडोल की सीमा पर स्थित है, सीधी शहडोल, है ना। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी शहडोल की सीमा पर सोन नदी के किनारे बना हुआ है, इसलिए उसके नाम पे रखा गया है। और यहाँ घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। अगला आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाई देखते हैं। तो सीधी में मांझौली में सोने के भंडार प्राप्त हुए दोस्तों। तो देखो रीवा में क्या निकलता है, तो रीवा में डायमंड निकल रहा है, रीवा में डायमंड भी निकल रहा है ना। और सीधी में सोने के भंडार मिले, सीधी में सोने के भंडार मिले, सीधी में सोने के भंडार मिले, जिसका नाम मांझौली गांव का नाम है। यहाँ पे सोने के भंडार देखने को मिले हैं, सोने के भंडार, है ना, सोने के भंडार देखने को मिले हैं। तो और इसके अलावा सिंगरौली में भी, सीधी सिंगरौली में कोयले के भंडार देखने को मिले हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे ने कहा है कि कहाँ पे सिंगरौली में 7.29 मिलियन टन के सोने के अयस्क मिले हैं, सोने की खदान मिली है ना। बस तो कहाँ मिली है, तो रीवा के मांझौली में और सिंगरौली में मिली है, इतना याद रखो अभी। तो यहाँ सोने के भंडार मिले हैं, गांव का नाम याद रखने का भी पूछा जा सकता है। बगदरा और डूबरी ये दोनों कोयले की प्रसिद्ध खदानें हैं। एक तो बगदरा और डूबरी एक कोयले की खदान है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। खदानों का नाम देके कई बार पूछ लेता है कौन सा खनिज निकलता है करके। अगला फैक्ट है सीधी के घोघरा गांव में प्रतिवर्ष नवरात्रि पर चांडी देवी का मेला लगता है दोस्तों, चांडी देवी का मेला। तो चांडी देवी का मेला ये सीधी जिले की घोघरा में चांडी देवी मंदिर पर लगता है। एक मंदिर भी है वहाँ पे, माता मंदिर, चांडी देवी मंदिर पे लगता है। देवी पार्वती का अवतार माना जाता है, चांडी देवी को माता पार्वती का अवतार माना जाता है। देवी चांडी का मेला प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल
मार्च अप्रैल में लगता है, मार्च अप्रैल में लगता है, इतना याद रखना है। क्वेश्चन आएगा चांडी देवी का मेला कहाँ लगता है? सीधी में, मंदिर भी है वहाँ पे। पिक्चर में हम सिंगरौली जिले के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। यहाँ पर हिंडाल्को, एनटीपीसी, त्रिमूला इंडस्ट्रीज है दोस्तों, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है या भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है इसको, भारत की ऊर्जा राजधानी है ना, याद रखना। मध्य प्रदेश की तो कहते हैं, भारत की भी ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यहाँ कई टाउन, जैसे कई सारे टाउन है, और इसका जिला मुख्यालय कहाँ पर है? बैडन में। इसका जिला मुख्यालय कहाँ पर है? बैडन में। इतनी चीज़ याद रखें यहाँ पे, है ना। सिंगरौली का नाम कैसे पड़ा? तो इसको मध्य प्रदेश का सिंगापुर भी कहा जाता है, और सिंगरौली का नाम सिंगरौल वंश के नाम पे पड़ा है। सिंगरौल वंश के नाम से जाना जाता है। सिंगरौली शहर का नाम सिंगरौल वंश के नाम पर पड़ा है। और ऐसा भी कहा गया कुछ बुकों में कि सिंगरौली का नाम प्राचीन श्रृंगावली ऋषि हुआ करते थे, है ना, तो उनकी तपोस्थली रही है, तपोभूमि रही है। प्राचीन ऋषि, श्रृंगावली ऋषि यानी उनके नाम पे रखा गया है, ये बोलते हैं यानी कि प्राचीन काल पे यहाँ पे श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि थी, और उसी के बाद प्राचीन श्रृंगावली ऋषि के नाम पे ही सिंगरौली नाम पड़ा। एक थोड़ी सी जानकारी मैंने दिया काम की। अगला फैक्ट देखेंगे, सिंगरौली रीवा रियासत का भाग था दोस्तों। तो ये तो सब जानते हैं आप, सिंगरौली जो था वो रीवा रियासत का भाग था, और सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला बनाया गया था। याद रखना, मध्य प्रदेश का 50वां जिला 24 मई 2008 को सीधी जिले से अलग करके बनाया गया था। सीधी जिले से अलग करके मध्य प्रदेश का 50वां जिला बना था 24 मई 2008 को, सिंगरौली जिला, है ना। सीधी से अलग कर सिंगरौली बनाया गया, मध्य प्रदेश का 50वां जिला था, इतना याद रखें। अगला फैक्ट है, ऐतिहासिक बौद्धकालीन मारा की गुफाएं। मारा की गुफाओं, कई जगह माडा की गुफा भी लिखा हुआ है, माडा की गुफाएं या गुफा हुआ लिखा हुआ है, माडा लिखा है, माडा, है ना, माडा की गुफाएं। ये क्षेत्र में रॉक कट गुफाएं हैं दोस्तों। रॉक कट यानी चट्टानों में बनी हुई गुफाएं हैं। यहाँ पर 2 गुफाएं, एक तो मंदिर गुफा है और दूसरी है भूमिगत गुफा। 2 गुफा है, और ये जो गुफा है ये 7वीं 8वीं की शताब्दी ईसा पूर्व में वाडा नाम की जगह है, वाडा से 32 किलोमीटर दूर बनाई गई थी। तो माडा की गुफा सिंगरौली में माडा तहसील में स्थित है, माडा तहसील में स्थित है, मारा तहसील में, इसलिए उसको माडा की गुफाएं कहते हैं। ये प्रसिद्ध गुफा, यहाँ पे प्रसिद्ध गुफा में विवाह गुफा है, गणेश माडा गुफा है। देखो गुफाओं के नाम बता रहा हूँ मैं, बहुत सारी गुफाएं ना, तो एक का नाम है विवाह माडा गुफा, गणेश माडा गुफा, शंकर माडा गुफा, जलनालिया गुफा, रावण मोडा गुफा, ऐसे सब गुफा का नाम है। रॉक कट गुफाएं हैं ये। रॉक कट यानी चट्टानों को काट के बनाई गई गुफाएं हैं। मारा की गुफा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कहाँ पर है? सिंगरौली में, इतना याद रखना है, सिंगरौली में है, इतना याद रखें बस। मारा की गुफा कहाँ पर है? सिंगरौली में। अगला फैक्ट है, भारत की मानक समय रेखा सिंगरौली से होकर गुजरती है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत में से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जिसको समय रेखा के नाम से जाना जाता है। ये भारत के इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के निकट नैनी यानी मिर्जापुर से होकर गुजरती है, जो भारत के 5 राज्यों से जाती है दोस्तों। भारत के जो 5 राज्यों से जाती है, तो बीच में मध्य प्रदेश पड़ता है, तो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से गुजरती है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से गुजरती है दोस्तों, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से गुजरती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत की मानक समय रेखा सिंगरौली से गुजरती है। एकमात्र जिला सिंगरौली से होकर गुजरती है, और मध्य प्रदेश के सिंगरौली से होकर गुजरती है, इतना याद रखना है बस। अगला फैक्ट है, सिंगरौली का जिला मुख्यालय बैडन में बनाया गया दोस्तों। बैडन नाम की एक जगह है, सिंगरौली जिला का जिला मुख्यालय बैडन में बनाया गया है। जिला यानी कि जैसे कि कई सारी तहसीलें होती है, तो जहाँ जो तहसील का नाम रहता है वहीं बनाए जाते हैं, लेकिन ये बैडन में बना दिया गया है, वहाँ से थोड़ा सा दूर है ना, तो बैडन में उसका जिला मुख्यालय बनाया गया है। यानी जिले का कामकाज कहीं करना है तो बैडन में जाना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिंगरौली जिले का जिला मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? बैडन में बनाया गया। मध्य प्रदेश और भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है ना, ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल, भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है बैडन को। सिंगरौली बोलते हैं, सिंगरौली नहीं आएगा तो बैडन आएगा, याद रखना है। भारत की या मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बैडन कहा जाता है। 2019 में सिंगरौली के चकरिया गांव में सोने के भंडार मिले हैं दोस्तों।
चकरिया गांव में सोने के भंडार मिले हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सिंगरौली में 7.29 मिलियन टन सोने के अयस्क और भंडार मिले हैं। 1.49 हेक्टेयर जमीन पर सोना ढूंढने की जिम्मेदारी ली थी किसने? उसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा था यहाँ पे 7.29 मिलियन टन के सोने के अयस्क इसके नीचे दबे हुए मिले। तो गांव का नाम क्या है? चकारिया गांव में मिले सोने के भंडार। और सिंगरौली जिले का गुरहर पहाड़ और नीबुआ क्षेत्र में सोने के भंडार मिले। ये दो पहाड़, एक पहाड़ का नाम है पहाड़ गुरहर पहाड़ और नीबुआ क्षेत्र, है ना। तो नीबुआ क्षेत्र में सोने के भंडार मिले। तो सिंगरौली जिले के सीगर पहाड़, ये भी एक पहाड़ मिले, सीगर पहाड़ में मिले हैं सोने के भंडार। 7.29 मिलियन टन सोने के अयस्क मिले हैं यहाँ पे। तो कभी पूछा कि सोने के भंडार मध्य प्रदेश में कहाँ मिले हैं, तो एक तो सीधी और सिंगरौली, एक तो सीधी और सिंगरौली। देखो यहाँ पढ़े थे ना अपन ने, सीधी देखो मझौली, सीधी के मझौली में सोने के भंडार, और ये सिंगरौली का, कि सीधी सिंगरौली लगा हुआ जिला है ना। सोने के भंडार मिले, याद रखना, ये फैक्ट समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, खनिज राजस्व की दृष्टि से राज्य में जिलों में सिंगरौली पहले स्थान पर है। दोस्तों यहाँ पे ज्यादातर वो निकल रहा है ना, खनिज ज़्यादा निकल रहा है, तो पैसा ज़्यादा आ रहा है इस जिले से। तो इस जिले से, तो मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो खनिज राजस्व की दृष्टि से राज्य के जिलों में सिंगरौली का प्रथम स्थान है ना। राज्य के जिलों में सिंगरौली का प्रथम स्थान है, याद रखना है। अगला फैक्ट है, बैड़न ताप विद्युत केंद्र, इसी का नाम है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, जिसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी, यानी सोवियत संघ। रूस को पहले सोवियत संघ कहते थे, है ना। तो सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। ये बहुत बड़ा इसलिए इसका नाम है विंध्याचल महाताप विद्युत केंद्र। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन सिंगरौली जिले में है। यहाँ पे एनटीपीसी का कोयले से चलने वाला विद्युत ग्राह भी है। एनटीपीसी का कोयले से चलने वाला विद्युत ग्राह भी है। वर्तमान समय में यह भारत का सबसे बड़ा है दोस्तों, वर्तमान समय में यह भारत का सबसे बड़ा है, यानी 4760 मेगावाट, इतना ज़्यादा है, बताओ। तो वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा मेगावाट ताप विद्युत ग्राह है दोस्तों, ताप विद्युत ग्राह है। तो क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है, याद रखना है बस। यहाँ पे एल्युमिनियम की कंपनी हिंडाल्को का संयंत्र भी लगा हुआ है दोस्तों। हिंडाल्को सिंगरौली के बरगावन में स्थित है, एक महान एल्युमिनियम, एकीकृत एल्युमिनियम कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे 900 मेगावाट बिजली संयंत्र यहाँ पे लगा हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, हिंडाल्को का संयंत्र कहाँ पर है? सिंगरौली में, इतना याद रखें। हिंडाल्को एक कंपनी है जो एल्युमिनियम बनाती है ना। तो हिंडाल्को एक कंपनी है, तो हिंडाल्को एक कंपनी है ना। तो एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को का संयंत्र सिंगरौली में है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है गणेश मंदिर है यहाँ पे एक थोड़ा प्रसिद्ध, तो श्री गणेश मंदिर है ना, टेम्पल है गणेश भगवान का, सिंगरौली के देवसर तहसील में स्थित है। कहाँ पे? देवसर तहसील में स्थित है, खरौदा गांव में। देखो खादौरा लिखा है यहाँ पे, खदौरा गांव में समीप स्थापित गणेश जी की समर्पित एक हिंदू मंदिर है, और प्रतिमा भी स्थापित है वहाँ पे, एक ऊंची प्रतिमा स्थापित है। तो खदौरा का गणेश मंदिर कहाँ है पूछेगा, तो देवसर तहसील में है, सिंगरौली में। बस इतनी जानकारी थी सिंगरौली जिले से, शॉर्ट एंड स्वीट, सिंगापुर कहते हैं मध्य प्रदेश का, खत्म। अगला बात करते हैं अपन सतना में, हम सतना जिले पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। बात करें सतना जिले की, तो सतना जिला मध्य प्रदेश का एक जिला है, आप जानते हैं। यह जो है रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। ये सतना जिला जो है रीवा संभाग के अंतर्गत आता है, और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और बांदा जिले से लगी हुई है इसकी सीमा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और बांदा जिले से लगी हुई है सीमा। इसके पूर्व में रीवा जिला है ना, रीवा जिला है इसके पूर्व में, और दक्षिण में कटनी जिला है। तो ये सब जानकारी आप मैप देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। तो सतना जिला से अपन बात करते हैं ऐतिहासिक। सतना का प्राचीन नाम रघुराज नगर था। सतना का प्राचीन नाम क्या था? रघुराज नगर था। सतना का प्राचीन नाम क्या था? रघुराज नगर, इतना याद रखना है। अगला है, सतना में भरूत स्तूप स्थित है दोस्तों, जिसकी खोज 1873 में कनिंघम ने की थी, है ना। 1873 में कनिंघम ने की थी। तो भरूत स्तूप जो सतना जिले में स्थित है ना, बौद्ध स्तूप के अपने प्रसिद्ध अवशेषों के लिए जाना जाता है। बौद्ध स्तूप के अपने प्रसिद्ध अवशेषों के लिए जाना जाता है। भरूत स्तूप,
है ना, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इससे ऐसी क्वेश्चन आएगा, भरहुत स्तूप कहाँ पर है, इसकी खोज किसने की। भरहुत स्तूप का निर्माण मौर्य राजा अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था दोस्तों। लेकिन कई बार इसकी जो रेलिंग है, इसकी जो रेलिंग सामने की जो बाउंड्री बनी हुई है, उसका निर्माण शुंग काल के दौरान हुआ है ऐसा कहा जाता है। शुंग काल के दौरान हुआ है ऐसा कहा जाता है। इतनी चीज़ याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भरहुत स्तूप कहाँ पर है, इसकी खोज किसने की, कब की, और इसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, और इसकी जो रेलिंग है वो शुंग काल के दौरान उसका निर्माण हुआ था। इतनी चीज़ें याद रखना है। अगला फैक्ट है, सतना में माधवगढ़ किला स्थित है, इंपॉर्टेंट है। माधवगढ़ का किला ये विभिन्न धार्मिक स्थलों में से एक है। वहाँ पे ये लगभग 400 साल पहले बनी हुई एक ऐतिहासिक संरचना वाली इमारत है। ऐतिहासिक संरचना वाली इमारत बनी हुई है यहाँ पे। माधव जी ने इसका निर्माण करवाया था, माधव जी ने इसका निर्माण करवाया था, और ये वर्तमान में हेरिटेज होटल में परिवर्तन कर दिया जा रहा है। एक हेरिटेज होटल बनाएगी सरकार, ऐसा बोल रही है ना। तो कभी कभी ऐसी क्वेश्चन आता है, माधवगढ़ का किला कहाँ पर है, सतना में, इतना याद रखें। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली मैहर रही है। उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली मैहर रही है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म बंगाल में हुआ था, बंगाल में हुआ था उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म। इनकी कर्मस्थली मैहर थी, यानी सतना तरफ रही है। इनकी कर्मस्थली रही है, ये जन्म हुआ था बंगाल में, इनकी कर्मस्थली यही रही है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां एक बहुत प्रसिद्ध सरोद वादक थे। तो क्वेश्चन आता है, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्या बजाते थे, सरोद वादक थे, ऐसी क्वेश्चन आता है। क्या थे, याद रखना है, सरोद वादक थे। क्या थे, सरोद वादक थे, है ना। वाद्य यंत्रों को बजाने में भी पारंगत थे, बहुत ज़बरदस्त बजाते थे, बहुत फेमस थे ये, और सबसे महान संगीत शिक्षकों में से एक थे, है ना। सबसे महान संगीत शिक्षकों में से एक थे। और क्या बताऊँ इसके बारे में, इनको पद्म भूषण भी मिला है ना, इनको पद्म भूषण भी मिला है, इतना याद रखना है, पद्म भूषण भी मिला है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली पूछेगा, मैहर लगाने, सरोद वादक थे, इनका जन्म बंगाल में हुआ था। अगला फैक्ट है, सतना जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे पवित्र नगर चित्रकूट स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चित्रकूट कहाँ स्थित है, चित्रकूट कहाँ स्थित है, या ऐसा पूछता है, चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों चित्रकूट जो है, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है, याद रखना है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ चित्रकूट, चित्रकूट धाम है एक प्रकार का। ये सतना जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे एक पवित्र नगर चित्रकूट बसा हुआ है, इतना याद रखें, है ना। प्रसिद्ध स्थल हम समझ में आ गया। चित्रकूट कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ऐसी क्वेश्चन आएगा। अगला फैक्ट है, सतना में मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है। दोस्तों एक व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है, और इसका नाम बदल के महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव व्हाइट टाइगर सफारी एवं चिड़ियाघर रखा गया है। इसका नाम क्या रखा गया है, महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव व्हाइट टाइगर सफारी एवं चिड़ियाघर रखा गया है। ये सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थित है, इसलिए इसको मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी कहते हैं। हाँ, इतना याद रखना है बस। जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित सफ़ेद बाघों को देखने का मौका मिलता है। यहाँ सफ़ेद बाघ यानी सफ़ेद टाइगर, व्हाइट टाइगर को देखने आते हैं, व्हाइट टाइगर को देखने आते हैं, साथ ही साथ चिड़ियाघर परिसर में भी घूम फिर लेते हैं। बस जबरदस्त क्वेश्चन ऐसे ही आता है। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ है, सतना में। अगला फैक्ट है, फरवरी 2021 में सतना जिले में बघेली महोत्सव मनाया गया दोस्तों। तो बघेली महोत्सव का आयोजन सतना में किया गया, जहाँ पे बघेली, बुंदेली, गुजराती, राजस्थानी धुन पर सब लोगों ने अपने संगीत प्रस्तुत किए। बस यही है, याद रखना है बस। आगे बात करते हैं, चूना और गेरू उत्पादन में यह शीर्ष जिला है। तो चूना नगरी तो कटनी को कहते हैं, आप जानते होंगे। चूना उत्पादन या चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। कटनी का सलीमाबाद इसे चूना नगरी के नाम से जाना जाता है ना। चूना नगरी बोलते हैं कटनी को, लेकिन सतना में भी चूना निकलता है। इसके अलावा गेरू निकलता है कहाँ, सतना में। तो ये दोनों के इसमें शीर्ष जिला है, ये दोनों के इसमें शीर्ष जिला है, याद रखना है। शीर्ष जिला है सतना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग सतना में होता है दोस्तों, क्योंकि जहाँ चूना निकलेगा, चूने से ही तो सीमेंट बनती है ना। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग सतना जिले में है, याद रखना है। माँ शारदा का प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों सतना जिले के मैहर में स्थित है। माँ शारदा का प्रसिद्ध मंदिर मैहर में स्थित है, याद रखना है। तो पवित्र माँ शारदा मंदिर
सतना जिले के मैहर में स्थित है। यहाँ पे सड़क और ट्रेन दोनों से जुड़ा हुआ है, जा सकते हैं आराम से देखने, बहुत ही ज़बरदस्त स्थल है। यहाँ तीर्थ स्थल तक पहुँचने के लिए 101 सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है दोस्तों, है ना। ये त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। ये माँ शारदा का प्रसिद्ध मंदिर त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। त्रिकूट पर्वत पर स्थित है दोस्तों, है ना। और ये मैहर नाम कैसे पड़ा, तो माई का हार गिरा था यहाँ, जो माता का हार, जो सती माता का हार यहाँ पे गिरा था, उसी के नाम से इसका नाम मैहर, यानी माई का हार, मैहर हो गया दोस्तों बाद में, है ना। तो मैहर पड़ा। तो ये त्रिकूट पर्वत पर 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 101 सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है। और बस इतना ही याद रखना है। तो माँ शारदा का जो अपने सब श्रद्धालु पहुँचते हैं दर्शन करने और माँ से आशीर्वाद लेते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। तो माँ शारदा का प्रसिद्ध मंदिर पूछेगा मैहर में है, याद रखना है। बात करेंगे सतना का मैहर को मध्य प्रदेश की संगीत नगरी, संगीत राजधानी का गौरव प्राप्त है। मैहर क्यों प्रसिद्ध है, अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखना है संगीत के लिए प्रसिद्ध है। मैहर क्यों प्रसिद्ध है, तो संगीत के लिए प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर को कहा जाता है, याद रखना है। अगला फैक्ट है स्फाटिक शिला है दोस्तों। एक कभी क्वेश्चन आता है स्फाटिक शिला क्या है, कभी क्वेश्चन आता है स्फाटिक शिला क्या है, तो भारत के मध्य प्रदेश के चित्रकूट में स्थित इस चट्टान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक चट्टान है, उस चट्टान के बारे में कहा जाता है कि इस पर भगवान राम और देवी सीता के पद चिन्ह है। इस पर भगवान राम और देवी सीता के पद चिन्ह है, जो हिंदू पवित्र कथाओं के अनुसार इसे एक धार्मिक स्थल बनाता है। किसको, चित्रकूट को, है ना। जो हिंदू पवित्र कथाओं के अनुसार इसे धार्मिक स्थल बनाता है, इतना याद रखना है जो मैंने बोला वही। इस स्फाटिक शिला क्या है, तो ये चट्टान के वहाँ पे एक चट्टान है, उस चट्टान में भगवान राम और देवी सीता के पद चिन्ह मिले हैं, तो यही तो लिखा है यहाँ पे। स्फटिक शिला चित्रकूट में राम के पद चिन्ह हैं। जानकी कुंड, वहाँ पे एक कुंड भी है दोस्तों चित्रकूट में, जानकी कुंड, और लक्ष्मण मंदिर भी है वहाँ पे, और हनुमान धारा यहीं पर स्थित है ना। कभी रामायण से रिलेटेड आपको कोई चीज़ पूछे तो आप बिंदास चित्रकूट लगा सकते हैं, याद रखना है ना। चित्रकूट टिक लगा सकते हैं। जानकी कुंड, लक्ष्मण मंदिर और हनुमान धारा यहीं पे स्थित है, याद रखना है। चित्रकूट में तुलसीदास की कर्म स्थली भी रही है। तुलसीदास की कर्म स्थली भी रही है। तुलसीदास ने यहाँ पे ज़्यादातर अपने कर्म किए हैं, है ना, तो कर्म स्थली रही है, पूछा जाता है। अगला फैक्ट है तुलसी संग्रहालय चित्रकूट में है। तुलसी संग्रहालय चित्रकूट में, यह एक संग्रहालय है जो रामवन नामक जगह में स्थित है। सतना से लगभग 16 किलोमीटर दूर है ये, और यहाँ यह संग्रहालय 1977 में स्थापित किया गया था। तुलसी दास के नाम पे रखा गया है। तुलसी शोध संग्रहालय चित्रकूट में स्थित है, इतना याद रखें। इस तरीके से हमारा सतना जिला भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब सतना से ही अलग करके एक जिला बनाया गया, उसको भी इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सतना जिले के आधे भाग को अलग करके मैहर जिले का गठन किया गया है ना। जो मैहर का अपन यहाँ पढ़ रहे थे जब इसे, वही वाले मैहर जिले का गठन किया गया है दोस्तों, उसको भी इसी लेक्चर में हम डिस्कस बाद मैहर जिला भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, है ना। इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैहर मध्य प्रदेश राज्य का 55वां, कौन से नंबर का, 55वां, मध्य प्रदेश राज्य का 55वां और रीवा संभाग का 6वां जिला है। रीवा संभाग का 6वां जिला है। रीवा संभाग में वर्तमान में 6 जिले आते हैं, 6वां जिला है। तो मध्य प्रदेश का 55वां और रीवा संभाग का 6वां जिला है, जो वर्ष 2023 में अस्तित्व में आया है। यानी वर्ष 2023 में, तो 5 अक्टूबर 2023 को जिला बनाया गया है ना। सतना जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया और जिला बनाया गया। सतना जिले से अलग करके जिला बनाया गया। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो मैहर जिले का क्षेत्रफल है 2722.79 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 2722.79 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर। यह जिला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मध्य प्रदेश के सतना जिले से घिरा हुआ है। यह जिला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मध्य प्रदेश के सतना जिले से घिरा हुआ है ना, इतना याद रखना है। मैहर में नगर पालिका निगम कार्यरत है, जो 24 वार्ड से मिलकर बनी हुई है। मैहर जिला सतना लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है दोस्तों,
अंतर्गत आता है। इसमें 2 विधानसभा सीटें भी हैं, एक मैहर और एक अमरपाटन, 2 विधानसभा सीटें भी हैं इसकी। तो अब हम देखते हैं यहाँ से काम की जानकारी जो परीक्षा के हिसाब से है। तो मैहर को संगीत नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पहले क्वेश्चन आता था मध्य प्रदेश की संगीत नगरी, अपन सतना लगा देते थे, नहीं, अब ये खुद जिला बन गया, मैहर ही लगाना है। हाँ? इसकी अधिसूचना जिला कब बना पूछेगा, तो 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश का 55वां जिला बनाया दोस्तों। मध्य प्रदेश का 55वां जिला बनाया, क्रम याद रखना है ना। अगला ऐतिहासिक देखेंगे, सती माता का हार त्रिकूट पर्वत पर गिर जाने के कारण इसका नाम मैहर पड़ा। मैहर कैसे पड़ा, माई का हार के नाम से बना, माई का हार, और माई के हार के नाम से ही निकला है मैहर। माई के हार के नाम से ही निकला है मैहर। तो पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, जब भगवान शिव मृत माँ देवी का शरीर यानी लेकर जा रहे थे, माता सती के शरीर को ले जा रहे थे, तो उनका हार गिरा दोस्तों। उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे भगवान विष्णु के द्वारा, तो उनके शरीर का जो हार गिरा दोस्तों, इस स्थान पर गिरा। जो हार है, उनका हार, जो गले में हार पहनते हैं वाला हार, इस स्थान पर गिरा, इसलिए इसका नाम मैहर पड़ा। इसलिए इसका नाम माई का हार इस जगह पर गिरा था, उसी से इसका नाम मैहर पड़ा है। और यहाँ पे एक शारदा माता का शक्तिपीठ स्थापित हो गया है। शारदा माता का शक्तिपीठ स्थापित हो गया है, ये हुआ था दोस्तों। तो समझ में आया, तो इस कारण ये नाम पड़ा, आपको समझ में आ गया होगा, माई का हार। अगला, तो यहाँ पे क्या है, शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर है त्रिकूट पर्वत पर। अगला है, प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली रही है। सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था दोस्तों बंगाल में। वर्तमान में वो वहाँ चले गए, बांग्लादेश में, बंगाल में हुआ था, है ना। तो इनकी कर्म स्थली थे दोस्तों यही मैहर। इधर ही इन्होंने कर्म किए और अपना जीवन व्यापन किए। तो एक बहुप्रसिद्ध सरोद वादक थे, साथ ही अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने में भी पारंगत थे दोस्तों ये। तो कभी क्वेश्चन आता है उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किससे है, तो मैहर से है, किस जगह से है और क्या बजाते थे, तो प्रसिद्ध सरोद वादक थे, याद रखना है, प्रसिद्ध सरोद वादक। अगला फैक्ट है, मैहर सतना जिले से अलग करके नया जिला बनाया गया, याद रखना है। किससे अलग करके, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सतना से। मैहर जिले में मैहर तहसील शामिल किया गया है, अमरपाटन तहसील है और रामनगर तहसील, यानी 3 तहसीलों को मिलाकर ये जिला बनाया गया है। वो तीनों तहसील के नाम है मैहर तहसील, अमरपाटन तहसील, रामनगर तहसील, वर्तमान में शामिल है ना। इतने याद रखना है। मैहर मध्य प्रदेश का अंतर्वर्ती जिला है दोस्तों। अंतर्वर्ती यानी इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट, ऐसा जिला जो आजू बाजू से जिले को छूता है, ना कि किसी अदर जिले को छूता है, यानी ना कि किसी अदर राज्य के जिले को छूता है, अदर स्टेट के जिले को छूता है। इस वैसे जिलों को बोलते हैं अंतर्वर्तीय इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट। इसके पहले मध्य प्रदेश में 17 जिले अंतर्वर्ती थे, तो इस जिले का गठन होने के बाद 18वां हो गया दोस्तों। 18 अंतर्वर्ती, मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 हो गई है, याद रखना है। तो ये मैहर भी एक अंतर्वर्ती जिला है। गिद्धराज पर्वत, मैहर जिले के रामनगर तहसील में देवराज नगर में स्थित एक पर्वत है जिसका नाम है गिद्धराज पर्वत। गिद्धराज पर्वत यानी गिद्ध का पहाड़ बोल सकते हैं, हम गिद्धा पहाड़ बोल सकते हैं, जिसका अर्थ होता है गिद्धों का पर्वत, गिद्धों का पर्वत। सतना जिले के मैहर के रामनगर तहसील में स्थित एक पवित्र पर्वत है। धार्मिक, पुरातात्विक एवं पर्यावरणीय महत्व रखता है ये अपने आप में, ये पर्वत, याद रखना है। अगला फैक्ट है, शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर मैहर में स्थित है दोस्तों, मैहर में स्थित है। तो ये आप जानते होंगे, त्रिकूट पर्वत पर माँ शारदा का पवित्र भव्य मंदिर स्थित है। वहाँ काफ़ी श्रद्धालु जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगने माँ से और दर्शन करने जाते हैं, है ना। तो ये याद रखना है दोस्तों, त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, मैहर में है। अगला है, मैहर में आला उदल का अखाड़ा स्थित है दोस्तों। तो आला उदल का अखाड़ा मैहर में बना हुआ है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा मंदिर है, यहाँ पे ये शक्तिपीठ जो था, इसको आला उदल ने खोजा था, ऐसा बोलते हैं दोस्तों। ऐसा लिखा है कि आला उदल ने खोजा था माँ का मंदिर, माँ शारदा का शक्तिपीठ जो मैहर में है, वो यहाँ पे इन्होंने खोजा था और आदि शंकराचार्य ने इसकी पूजा शुरू की थी, ऐसा माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने इसकी पूजा शुरू की थी। तो विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ आज भी 2 वीर योद्धा पूजा करने आते हैं
पर दिखाई नहीं देते, ऐसा माना जाता है दोस्तों। वहाँ की परंपरा के अनुसार मैं आपको, वहाँ की पौराणिक कहानियों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो आला उदल कौन थे? तो महोबा के राजा था, एक महोबा का राजा परमार्दी देव के दरबार के दो महान योद्धा थे दोस्तों। आला उदल जो थे महोबा के राजा, महोबा के दो वीर योद्धा थे और महोबा का एक राजा था जिसका नाम था परमार्दी देव के यहाँ दो वीर योद्धा थे दोस्तों, है ना। और आला खंड, इन्हीं की वीरता के ऊपर एक खंड लिखा गया जिसका नाम है आला खंड, जिसकी रचना जगनिक ने की थी दोस्तों। जगनिक इनके दरबारी कवि थे। जगनिक जो थे वो परमार्दी देव के दरबारी कवि थे और उन्होंने इनकी वीरता के ऊपर आला खंड की रचना करिए, इतना याद रखना है, आला खंड की रचना करिए। तो इतना समझ में आ गया। आला उदल का अखाड़ा कहाँ स्थित है? मैहर में। काम की जानकारी मैंने आपको दे दिया जो ही परीक्षा के हिसाब से थी। बात करते हैं, अगला फैक्ट है, तमसा नदी का उद्गम मैहर तहसील के झुकेरी गांव से हुआ है। तमसा नदी बहती है यहाँ पे। तमसा नदी को टोम्स नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम मैहर तहसील के झुकेरी गांव से हुआ है, याद रखना है। मैहर शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 135 BG यानी नेशनल हाईवे 135 BG पर स्थित है, याद रखना है। मैहर शहर जो है 135 BG पर स्थित है। आर्थिक उत्पादक इकाइयाँ लगी हुई है यहाँ पे। तो मैहर सीमेंट फैक्ट्री दोस्तों, चूना निकलता है इधर साइड, तो चूने से ही तो सीमेंट बनती है, तो यहाँ मैहर सीमेंट फैक्ट्री है। रिलायंस सीमेंट फैक्ट्री भी स्थापित है और KGS सीमेंट फैक्ट्री भी है। KGS का फुल फॉर्म तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन KGS ग्रुप है, एक KGS ग्रुप है उसका, वो कमलजीत सिंह अहलूवालिया की कंपनी है। ये कमलजीत सिंह अहलूवालिया की कंपनी है, जो चेयरमैन है ना। तो KGS ग्रुप है, तो उसी ग्रुप के द्वारा सीमेंट भी बनाई जाती है, तो ये याद रखना है ना। तो मैहर सीमेंट फैक्ट्री, रिलायंस सीमेंट फैक्ट्री, KGS सीमेंट फैक्ट्री यहीं स्थित है। मैहर जिले की पहली कलेक्टर बनाया गया था जिसका नाम था रानी बाटड को बनाया गया था, याद रखना है ये। रानी बाटड को मैहर जिला का गठन किया गया। तो अब मैहर जिले का गठन किया जाएगा तो पहला कलेक्टर तो बनेगा ना, बिना कलेक्टर के जिला कैसे चलेगा? तो मैहर जिले की पहली कलेक्टर रानी बाटड को बनाया गया था, याद रखना है। इस तरीके से हमने दोस्तों पूरे रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाले सारे जिले मैंने डिस्कस कर डाला हूँ। कौन से? रीवा डिस्कस किया, रीवा के बाद मऊगंज डिस्कस किया, फिर सीधी डिस्कस किया, फिर सिंगरौली डिस्कस किया। सिंगरौली के बाद मैंने सतना जिला डिस्कस किया, सतना जिले से अलग करके मैहर जिला बनाया गया, उसको डिस्कस किया। वीडियो लंबा हो गया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी पूरी देने की मैंने कोशिश की हूँ। तो मेरे द्वारा ये लेक्चर अगर पसंद आएगा, प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्ते।